हाँ, इनिशियल वैल्यूज के लिए क्या आप करोगे, इनिशियल वैल्यूज के लिए आप टाइम जीरो रखोगे इन द रिस्पेक्टिव इक्वेशन। रिस्पेक्टिव इक्वेशन का मतलब होता है अगर इनिशियल वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम जीरो रखा जाएगा। अगर इनिशियल एक्सेलरेशन पूछी है तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन में टाइम जीरो रखा जाएगा। और हमें पता है कि इसका चार्ट कैसे लिंक करता है, ऐसे, ये पहला पेज था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। थैंक यू। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी पे पहुंच जाएंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। ये बुनियादी बेसिक बात है इस टॉपिक की। पहला केस टाइम जीरो हो गया। सेकंड केस मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी कब आती है, जब आप वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन यानी कि एक्सेलरेशन को जीरो से इक्वेट करते हो। किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसकी डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करने से आती है। जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट की पूछ ले मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, तो हम डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन यानी वेलोसिटी को जीरो से इक्वेट करेंगे। वेलोसिटी की पूछ ले तो हम वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन यानी एक्सेलरेशन को जीरो से इक्वेट करेंगे। एक्सेलरेशन की पूछ ले तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन यानी कि dA/dt को जीरो से इक्वेट करेंगे। अच्छा, वैसे एक्सेलरेशन की डिफरेंशिएशन को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स वालों को पता होगा। केस 3 इंस्टेंटेनियस रेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इंस्टेंटेनियस रेस का मतलब वो पॉइंट IR का पॉइंट जिस पे आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, जिस पे वेलोसिटी जीरो हो, उसके बाद पार्टिकल टर्न कर रहा होगा, वापस रिटर्न हो रहा होगा, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा होगा, टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ वापस मूव कर रहा होगा। ये सारी बातें हमने कर ली। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ ताकि आप अगर लेक्चर में सही नजर ना आ रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए दिखा रहा हूँ। तो इंस्टेंटेनियस रेस के अंदर जैसे इस केस में हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व करी तो हमारे पास टाइम 6 आया। इसका मतलब टाइम 6 के ऊपर वेलोसिटी, टाइम 6 तक वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और वही हमने देखा, ये रहा टाइम 6.5 पे वेलोसिटी नेगेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था क्योंकि IR के पॉइंट तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, यानी कि टाइम 6 तक डिस्टेंस भी 36 था और डिस्प्लेसमेंट भी 36 थी। लेकिन IR के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता। सही, अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। केस 4 ये है फॉर पार्टिकल नेक्स्ट एट ओ। एक दफा टाइम जीरो रखा, V जीरो रखा, A जीरो रखा, तो अगली बारी किसकी है, सॉल्व, S इज इक्वल टू जीरो। फॉर पार्टिकल नेक्स्ट एट O का मतलब है कि पार्टिकल रिटर्न हो रहा है, यानी कि वो स्टार्ट हुआ था यहाँ से, वो चलना स्टार्ट किया था और वो जा रहा था, यहाँ पर पहुंचा। अब वो यहाँ से पहुंचने के बाद बिल्कुल यू टर्न नहीं है, वो वापस आ रहा है। तो जब बंदा वापस इधर पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। दोबारा से जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर टाइम जीरो है, यहाँ पर S जीरो है। सही है। यहाँ पर टाइम क्या है पता नहीं, यहाँ पर S क्या है, जीरो। तो वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट दोबारा से क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसी सवाल को हम करते हैं दोबारा से। वेलोसिटी थी हमारे पास 6t माइनस टी स्क्वायर। सही। डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली हुई, दोबारा नहीं निकालना, ये आपको समझाया था। 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी क्यूब अपॉन 3। अब सवाल क्या है, सवाल है फाइंड द टाइम एट विच द पार्टिकल इज नेक्स्ट एट O, यानी कि जब पार्टिकल दोबारा से, बंदा दोबारा से अपने स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरेगा तो टाइम क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम S को जीरो से इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। 3t था, 3t स्क्वायर था, 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू जीरो। आराम अनस क्या आंसर आएगा तला भाई। हाँ, दो टाइम आएंगे, एक टाइम तो जीरो आएगा ही आएगा क्योंकि स्टार्ट वाला टाइम है। तुम लोग तो मैच देख रहे होगे यार। मतलब ये हुआ कि हम एक जगह चलना पूरा करें, न्यू जगह चलना। हाँ, नई जगह नहीं, उसी लाइन में गए, उसी लाइन में वापस आ रहे हैं।
तो वापस आएंगे, तो जब वापस आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो कम हो रही है ना, माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 9 माइनस टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 9। ये वो टाइम है जिस पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। हो गया सॉल्व? बिल्कुल था। तो मेरा आपसे सवाल है, देखो आप ऊपर देखना, ये ऊपर वाले ही सवाल पूरा मैंने एक ही सवाल से मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, कोशिश करी। टाइम, यहाँ टाइम क्या था, यहाँ टाइम था 6 और यहाँ वेलोसिटी थी 0। टाइम 6 तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था 36 मीटर। तो वापस जब आया होगा, यानी कि टाइम 9 पे भी डिस्प्लेसमेंट 36 ही आएगा, सॉरी टाइम 9 तक भी उसका डिस्टेंस जो ट्रेवल किया होगा, ये वापस आने का ये भी 36 मीटर होगा। यानी कि टाइम 9 के ऊपर अगर मैं आपसे पूछ लूं डिस्टेंस, तो आप क्या जवाब दोगे? 36 प्लस 36 यानी कि 72 मीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं टाइम 9 पे डिस्प्लेसमेंट, अरमान भाई क्या आंसर दोगे? 0। वेल डन, 0। तो मेरा आपसे सवाल है, ईशान तुमने S2 नहीं ले रहे, मेरा आपसे सवाल है कि टाइम 6 पे जब वो 36 गया और 0 पे आया और इतना ही डिस्टेंस वापस उससे ट्रेवल किया है, तो यहाँ पर टाइम 12 क्यों नहीं है, उसका डबल क्यों नहीं है? भाई टाइम 6 तक इतना गया तो वापस 12 पे क्यों नहीं हुआ टाइम? सवाल समझ में आया मैंने क्या पूछा? सवाल समझ में आया? सवाल ये पूछा कि टाइम 6 तक डिस्टेंस 36 है, तो जब वापस आ रहा है तो भाई 6 तक उसने 36 ट्रेवल किया है, तो 12 पे खत्म हो गया ना, 6 सेकंड मजीद उसको लगेंगे वापस आने में, ऐसा क्यों नहीं हुआ? सर क्या पता, स्पीड इज डिफरेंट। हाँ ना, वो वर्ड नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए, सब जवाब तो दे रहे हो। एक्सटेंशन मिनिमम नहीं, आई मीन लेट हो गया होगा, वाह हाँ कहीं रुक गया, सुट्टा लगाने रुक गया, ये कहना चाह रहे हो? वो जवाब ही नहीं आ रहा जो हमें चाहिए। एक्सटेंशन में चेंज ट्रैफिक, वाह यासिर भाई कहाँ जा रहे हो तुम, प्रैक्टिकल चले गए हो। हाँ मतलब असल क्या है, एक वर्ड अभी तक नहीं आया यार, फिजिक्स वाले बच्चे, व्हाट इज दिस। सोच रहा हूँ मैं फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूँ। जल्दी आ गया, वाह जल्दी तो आया तला भाई, वो सबको पता जल्दी आया। यस ये आया ना, नॉन यूनिफॉर्म का वर्ड अब आया। आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ऐसा होता ना, वेलोसिटी क्या बताती है? चेंज इज डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कब कांस्टेंट है, ये बात समझ में आई? कांस्टेंट का मतलब होता है रेशियो, 2 पे 4, 4 पे 8, समझ में आया? रेशियो कांस्टेंट पे लगता है। हजम हुआ ये बात? खैर अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें सवाल, 4 केसेस हैं, एक मिनट में सवाल ढूंढूं जरा। रिपीट कर दें ये बात, रिपीट ये है जो मैंने बात बोली कि आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी बताती है ग्रेडियंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। कांस्टेंट का मतलब रेशियो सेम, रेशियो का मतलब अगर आपने एक टाइम पे 2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है तो 2 पे 4 करोगे, 3 पे 6 करोगे, 4 पे 8 करोगे। समझ में आया आरम भाई? क्वेश्चन 1, अभी आपकी स्क्रीन पॉज की हुई है मैंने, या सिर्फ भाई छाप लिया? तला भाई तो मैच देख रहे होंगे, तला बच गया पाकिस्तान आज। प्री मॉक का सिलेबस, प्री मॉक का सिलेबस है सब कुछ इंक्लूडिंग फोर्सेस एंड काइनेमेटिक्स। फवाद चला रहा है पूरी टीम, वाह
M1 की बुक जब भी कॉलेज हो आप कलेक्ट कर लो, आ रहा है प्री मॉक M1। सर पेपर P3 का नहीं है, मिक्स है। छाप लिया है सर भाई, रिज्यूम पहला सवाल। प्री मॉक होंगे फिर मॉक होंगे, और मॉक कब होंगे? अभी इतनी चेकिंग कौन करेगा? जी मैडम मैं भूल गया, मैं डाल दूंगा वीडियो, सॉरी। तला भाई चेकिंग कर, तला चेकिंग कर लेगा, तला भी चेक की, यामीन चेक कर लेगा। ओके सवाल करते हैं। ये आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.009 टी स्क्वायर माइनस 0.0001 टी क्यूब। वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, गिवन सवाल पढ़ लो। यहाँ v है, v मीटर पर सेकेंड, गिवन द वेलोसिटी पार्टिकल व्हेन इट रीचेस b इज 0। मतलब यानी कि कहना क्या चाह रहा है, सवाल कहना चाह रहा है कि एक बंदा पार्टिकल था, a से चला, चलता गया चलता गया चलता गया, b पे आके पहुंचा, और a पे जो है उसका टाइम 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ v 0 है, और s तो 0 ही होगा। ये तीन बातें हमें पता हैं। नीचे आ जाओ भाई, सही। फिर बी के ऊपर हमें क्या पता है, बी पे हमें टाइम नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि वेलोसिटी 0 है। सर कैसे पता? ऐसे पता कि इधर लिखा हुआ है कि जब वो बी पे आया तो ये रहा, मैंने डी बी इज 0, ये सवाल में लिखा हुआ, मैंने अज्यूम नहीं किया। सर एक बार फिर एग्जांपल में जाने में टाइम 6 सेकंड लगा, वापस में T9, इसका रीज़न क्या है था? इसका रीज़न ये था कि कांस्टेंट नहीं है ना। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जैसे कि अगर टाइम 1 पे आपने 2 का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 2 पे आप 4 करोगे, 3 पे आप 6 करोगे। तो ऐसा बता सकते हो कि अगर आपने 6 पे 36 किया, तो फिर 12 पे 72 करोगे। लेकिन ये तो कांस्टेंट पे बात होती है ना, कांस्टेंट थोड़ी था वो केस। खैर, अच्छा जी, अब क्या करें सर? अब टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, तो ये पहला केस में तो कुछ भी नहीं है, वही है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट का पॉइंट निकालना है। आई आर का v इज इक्वल टू 0.009 टी स्क्वायर माइनस 0.0001 टी क्यूब इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर 0.009 माइनस 0.000, भड़ मारो तो बताना। एक टी आ रहा है 0, अक्सर हम टी कैंसिल आउट कर देते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये कॉन्सेप्चुअली गलती है आपकी। अगर आप टी स्क्वायर डिवाइड में भेज दो, टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, इसका मतलब आपकी एक वैल्यू आ रही है, एक नहीं आ रही, तो ये आपका आंसर आ रहा है। मतलब अगर ये लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि सिर्फ आंसर 6 है, 0 नहीं है, इसलिए कॉमन लेना कंसेप्चुअली ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम आ रहा है 90 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स। यस, पहला पार्ट आसान था। डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी कैसे आएगा? इंटीग्रेट करके। यस, इंटीग्रेट भी ज़बरदस्त। तो आप छाप लो, बल्कि मैं यही कर देता हूँ, इंटीग्रेट s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0.009 टी स्क्वायर माइनस 0.0001 टी क्यूब डी टी अपॉन 3 माइनस 0.0001 टी 4 अपॉन 4, क्या कहते हो, प्लस सी। सी क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में हम जब भी जाते हैं फ्रॉम वेलोसिटी तो जनरली सी 99% केसेस के अंदर सी जीरो आता है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो जब आप ये पुट करोगे तो सी भी आपका जीरो ही आएगा. डू यू अग्री? टाइम जीरो पे आप वहीं खड़े हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही. तो जब टाइम की जगह जीरो रखोगे और एस की जगह जीरो रखोगे तो सब कुछ जीरो हो गया, सी भी जीरो हो गया. इसको इधर ले आते हैं तो आपका आंसर आ गया एट टी इज इक्वल टू 90, एस आ जाएगा 0.003, 90 का क्यूब माइनस यामीन भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है? 0.003, 90 का क्यूब माइनस 0. अबे आंसर बताओ. 546.75 मीटर सबका आना चाहिए ये. बिलाल भाई. और अगला पार्ट है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. और हमें पता है, आप केसेस देखो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं बताओ. मैक्सिमम वेलोसिटी यस मुबशिर भाई, ए इज इक्वल टू जीरो है ना. ये काट दिया ना, 0.009 डिवाइड बाई 3, 0.003 कर दिया ना. व्हाट इज दिस? तो वेलोसिटी कितना है? 0.009 टी स्क्वायर माइनस 0.000, जीरो ही इतने हैं. अब एक्सेलरेशन आ जाएगी डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0.0. पहले डिफ्रेंशिएट करें फिर जीरो से इक्वेट करें. यस यू आर राइट. जीरो वन एट टी माइनस 0.0003 टी स्क्वायर. अब क्या करें? 018 टी माइनस 0.0003 टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. टी कॉमन ले लिया. मैं जीरोस में खो गया हूँ. 03 टी इज इक्वल टू जीरो. टी इज इक्वल टू 0.018 डिवाइडेड बाय 0.0003. 0.018 डिवाइड बाय 0.0003. 60. कौन सा बताओ? अब ये टाइम 60, अब अपने को पता चल गया कि 60 पे मैक्सिमम वेलोसिटी है. जीरो पॉइंट 009 60 का क्यूब माइनस स्क्वायर माइनस 0.0001 60 का स्क्वायर. क्यूब नहीं क्यूब. ये कितने मार्क का सवाल है? 9 नंबर तो होने 10 नंबर. अच्छा फिर सही है. वैल्यू बताओ. मैक्सिमम है तला भाई ने 10.4. 10.
तो इतना मुश्किल नहीं है काइनेमेटिक्स, मुश्किल इसमें भी थोड़ी लंबी की है। मेहर भाई हमेशा लेट, पता नहीं क्या आदमी हो तुम यार। क्यों ईशान भाई, क्यों ऐसा क्यों? सर एक बात बताया भाई, ये वाली पीती। अबे हाँ बे एम तो 10.4 के 8। 10.8 है भाई। चला भाई, चेक करो बताओ। तो अभी क्या कर रहे हो, बाद में क्यों लिखोगे, अभी क्यों नहीं लिख रहे? अच्छा, मैं तुम तो हमेशा लेट आते हो यार, क्या यार। अब से तुम लेट आओगे ना, तुम गाना सुनाओगे माइक ऑन करके सबको। चलो मेहर, गाना सुनाओ। कहाँ गया मेहर? ये रहा। पहला पेज, सेकंड पेज। अगले हफ्ते से तो सब फिजिकल है, ऑनलाइन खत्म व्हील्स पे। आगे बढ़ सकता हूँ? ओके। एक और सवाल, बहुत सारे सवाल ही सवाल है आज। अब मैं क्या कहता, इसमें भी थोड़ी लंबी की है मैंने, इसको केसेस में डिवाइड किया है नॉन यूनिफॉर्म को। क्वेश्चन, और सिर्फ उसका रीजन है, वरना तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा एम1। अच्छा सवाल है, फाइंड a particle starts at point O and moves along a straight line, its velocity after leaving। अब यहाँ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट फॉर्म में है, तो वो डिफाइन करेगा और इसी से पता चल जाएगा आपको कि ये वेलोसिटी की इक्वेशन है 1.2 टी माइनस 0.12 टी स्क्वायर। सही। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ व्हेन इट्स एक्सलेरेशन इज 0.6। अब दो दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा है और एक्सलेरेशन के बारे में बात कर रहा है। तो क्या किया जाए? दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए, सॉरी, एक दफा डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए तो आपके पास आ जाएगा एक्सीलरेशन, और एक दफा इंटीग्रेट कर लिया जाए तो आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों की बातें हो रही हैं तो दोनों तक पहुंचना है। तो ये आ जाएगा 1.2 टी माइनस 0.12 टी स्क्वायर डी टी। ये आ गया 1.2 माइनस 0.24 टी, और ये कितना आया 1.2 टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0.12 टी क्यूब। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में तो कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी।
क्या तक समझ में आया अरमान भाई? अब क्या करें? सी क्या होगा? क्यों हुआ जीरो बताओ? जब कुछ नहीं गिवन होगा तो सी जीरो होगा, यानी कि टाइम जीरो पे एस जीरो है क्योंकि आप वहीं खड़े हो, इसलिए 0.04 टी क्यूब। ये आपकी दो एक्सप्रेशन आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0.6, यानी कि जब एक्सेलरेशन 0.6 हो। तो पहले तो मुझे टाइम बताओ, क्योंकि सवाल क्या है कि एक्सेलरेशन 0.6 पे टाइम क्या है? एनीबॉडी? 0.25। 0.25 सही। तो यहाँ से टाइम आपके पास आ गया 0.25, बस आपका आंसर आ गया। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। s इज इक्वल टू 0.6, 0.25 माइनस 0.0425 का क्यूब। अनस, अहमद असफर, आंसर माइनस 0.04 इंटू 0.25 का क्यूब। टाइम तुमने गलत बताया, टाइम 2.5 आ रहा है। 1.2 डिवाइड बाई 0.24, बल्कि ये भी नहीं आ रहा। एक मिनट रुको। 1.2 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 0.24। यार व्हाट इज दिस भंड? बहुत अफसोस की बात है। चेक करो भाई। थैंक यू गलती बताने के लिए जिन्होंने। क्या आ गया? एस इज इक्वल टू, नहीं नहीं तला भाई, आप मैच देखो। कोई आउट हो तो मुझे भी बताना। 2.5 का क्यूब। आंसर है 3 पॉइंट। आंसर बताओ। 3.125 सही है। 3.125 मीटर। कब से असाइनमेंट भी नहीं दिया यार। अबे आ गया भाई यासिर भाई, क्या हो गया? वो आ गया, ज्वाइन कर लिया है। सर नहीं दीजिएगा यार प्लीज। अबे यार ये मुझसे मार्क्स मांगेंगे वेल्स वाले, मैं क्या करूंगा फिर? अगला सवाल। ये अच्छा सवाल है, आप पता भी चले सी कैसे आता है। रिवीजन कराने का मेरा इरादा है, लेकिन एंड में प्लीज सब कॉलेज को एक साथ बुला के। खोले दिल से बांट दें। वाह,
सही, ये किसकी इक्वेशन गिवन है? ये अपने को गिवन है एक्सेलरेशन की इक्वेशन। एक्सेलरेशन की इक्वेशन है 0.8 t माइनस 0.75। जनरली ये होता है कि जब हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में आते हैं तो उल्टा हो जाता है। 99% चांस होता है कि c की वैल्यू आए, और यहां से यहां आते हैं तो चांस होता है 99% के ना आए। तो सवाल में गिवन होगा, इंटीग्रेट करते हैं वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इंटीग्रेशन पहली चीज सही होनी चाहिए 0.75। इंटीग्रेशन क्या है इसकी? पावर में एक ऐड 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस सी। जब सवाल पढ़ोगे तो आपको खुद नजर आ जाएगा यार, यहाँ तो एक कोऑर्डिनेट गिवन है कि टाइम 0 पे वेलोसिटी 1.8 है। सही, मतलब जहां से उन्होंने इक्वेशन बनाई दैट वाज पॉइंट ओ, एट दैट पॉइंट द पार्टिकल पासेस विद स्पीड 1.8, वेलोसिटी 1.8। तो ये हमें मदद करेगी 0.8 डिवाइडेड बाय 0.25, 16.5 0। तो सी आ रहा है आपका 1.8। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आपके पास आ गई 16/5। चला यही है 16/5 टी की पावर 0.25 प्लस 1.8। और ये बता भी यही रही है कि जब टाइम 0 रखोगे तो वेलोसिटी 1.8 आएगी। अब अब मजीद क्या करना है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम ओ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तक जाना है तो क्या करेंगे? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ चांस क्या है? 99% के सी ना आए प्लस 1.8 टी। ये तब की बात कर रहा हूँ जब सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन ना हुआ। तो एस आ जाएगा 16/5 टी की पावर 1.25 डिवाइडेड बाय न्यू पावर प्लस 1.8 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सी को तो हटा ही दो, सी इज इक्व टू 0। टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगी, चाहे आप स्टार्ट रेस्ट से स्टार्ट करो या रेस्ट से स्टार्ट ना करो, आप उधर ही खड़े हो। देयरफॉर सी इज इक्व टू 0। सर 1.8 टी क्या मतलब? ओ, थैंक यू। या 16 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.25। मेरे पास आ रहा है 2.56। सही अब्दुल अजीज भाई? अब क्या करें? अब फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम एक्सलेशन से आपने सफर करते करते डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तक आए, और अब क्या करोगे? इसमें टाइम 16 रख दो, बस आंसर आ जाएगा 2.56। 16 की पावर 1.25 प्लस 1.8 इंटू 16। 2.56 इंटू 16 की पावर 1.25 प्लस 1.8 इंटू 16। मेरा आ रहा है 111। 111 111। हाँ हाँ, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे। ये तो आउट ही नहीं हो रहा यार।
बाबर देखो तेज खेल रहा है, 61 का स्ट्राइक रेट। सर मुझे वापस गूगल क्लासरूम में ऐड कर दें। ये कौन है? तुम्हें किसने निकाला, क्यों निकाला अहमद भाई? मुश्किल सवाल करूं? फोर्टी एट परसेंट बॉन्ड, यस। अच्छा सवाल। अब क्या करें अहमद भाई? लेंथी सवाल है थोड़ा। वापस अपना जीमेल आईडी भेजो, न्यू आईडी बना कर सेंड करता हूँ। जी कर दो, बिल्कुल कर दो। क्वेश्चन 4344। पढ़ाई कर रहे हो अहमद? असफर भाई स्टार्ट कर दी पढ़ाई? बिलाल बताओ क्या करेंगे असगर इस सवाल में? और यासिर तुम बताओ कौन सी इक्वेशन गिवन है? वेलोसिटी, राइट। तो के कैसे आएगा? फर्स्ट 4 चैप्टर्स के सारे पास पेपर्स हो गए। चैप्टर का नाम बताओ। अच्छा जी, पहला पार्ट। तला भाई व्हाट शुड आई डू? के 60t²। यस। कैसे पता चलेगा द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पी इज 6.4? मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है? हाँ बिल्कुल सही, मैंने आपको पढ़ाया मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, व्हेन मैक्सिमम वेलोसिटी होती है व्हेन a इज इक्वल टू 0। तो मुझे कोई इसकी डिफरेंशिएशन बताएगा, dv अपॉन dt, यानी कि a इज इक्वल टू k की डिफरेंशिएशन क्या होगी? अलजेब्रा लॉग ट्रिक एंड डिफरेंशिएशन। यस, k एज इट इज रहेगा। तल्ला ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 120t माइनस 3t²। यही होगी। हाँ, के बाहर मल्टीप्लाई में वो बेचारा एज इट इज रहेगा यार। और जैसे ही आप इसको जीरो से इक्वेट करोगे आप देखोगे आपके पास टी आ जाएगा। जीरो से क्यों इक्वेट करेंगे? ये लिखवाया मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन जीरो होती है। तो के तो गायब हो गया। 120 माइनस 3t इज इक्वल टू 0 टाइम 0 रिजेक्ट टी इज क्या 40 आ रहा है? इसका मतलब मुझे पता चल गया कि मेरी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, यानी कि v मैक्सिमम जो है, जो कि 6.4 है, वो किस टाइम पे है? वो टाइम 40 पे है। अब थोड़ी सी दूर है के, वेलोसिटी की जगह हम 60t² माइनस टी की, यासिर भाई समझ में आया? ये है v की जगह आप रखोगे 6.4, के की जगह के 60 इंटू 40 का स्क्वायर माइनस 40 का क्यूब। गुड। के बताओ।
और बाकी पार्ट आप करो, मैं 3:10 पे वापस रिज्यूम करता हूँ, ठीक है? के कितना आया अरमान, किसी ने सॉल्व किया या सब ब्रेक पे चले गए? 6.4 कंजा ने क्या होगा, कंजा बताओ? 6.4 डिवाइडेड बाय के 0.002, तला भाई ने बताया 60 इंटू 40 का स्क्वायर माइनस 40, एग्जैक्ट टाइम है 10 मिनट में। शिफ्ट k इज इक्वल टू 0.0002। यस, वाह भाई, सारे आंसर भी आ गए। तो कहता है डिस्टेंस ओ ए, डिस्टेंस के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आपके पास 0.0002। तरह मैंने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। 60t² माइनस टी क्यूब। हाँ जल्दी आ जा, नमाज पढ़ के आ जा। तो एस आ गया 0.0002। मेरे लिए भी दुआ करना। 60t² माइनस टी क्यूब डी टी। फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी तो याद रखना कांस्टेंट एज इट इज रहता है, ये इंटीग्रेट होगा, टी वाला फंक्शन इंटीग्रेट होता है। तो 60t² 60t³ अपॉन 3 माइनस t4/4 प्लस सी जीरो हो जाएगा। द पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम ओ एंड इंफॉर्मेशन तो नहीं है, द वेलोसिटी ऑफ पी सही। तो आपके पास एस आ गया 0.000220। अब कहना क्या चाह रहा है, द डिस्टेंस ओ ए, और अपने को पता है कि पी कम्स टू अपने को पता है कि पी जो है, पार्टिकल पी ओ से स्टार्ट हुआ और ए तक गया। हमें ये पता है कि ए पे इस पर लिखा हुआ है पी कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट पॉइंट ए। तो ए पे टाइम कितना है हमें नहीं पता, हमें पहले टाइम निकालना पड़ेगा। और हमने पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे हम क्या रखते हैं, v0। तो यहाँ v0 है, टाइम आ जाएगा। तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, फॉर आई आर इंस्टेंटेनियस रेस्ट। हसन भाई बताओ टाइम क्या है आपका इंस्टेंटेनियस रेस्ट? v इज इक्वल टू 0, 60t² माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 0। 60t² कॉमन ले लेते हैं, एक स्टार्टिंग वाला टाइम आया, एक 60 वाला आया। तो यहाँ आ गया 60 का क्यूब माइनस 60 की पावर 4/4, और ये आपका s आ गया। हाउ मच? 216। अजीज भाई पक्का? कंजा तुमने किस पार्ट का आंसर दिया? ये 6 और लेंथी सवाल है ये। कितने मार्क्स का था? 1 मिनट, 12 नंबर का है। 216, 0.72 और 25.6। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पी एट ए। अच्छा, मैग्नीट्यूड का वर्ड आ गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हमेशा उसकी पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर नेगेटिव भी आ रहा होगा तो मैग्नीट्यूड में हम नेगेटिव इग्नोर कर देते हैं अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो। एक्सेलरेशन हमने निकाली है एक्सप्रेशन। यस, एक्सेलरेशन क्या थी, ये रही 120t माइनस 3t²। 120t माइनस 3t²। 120t सही। अब वो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ p एट a।
यानी कि ए के ऊपर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड क्या है, तो हमें पता है एट ए टाइम इज इक्वल टू 60, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 0.0002 120 इंटू 60 माइनस 3 इंटू 60 का स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 120 इंटू 60 माइनस 3 इंटू 60 इंटू 60, मेरे पास आ रही है माइनस 0.72। अगर मैग्नीट्यूड नहीं पूछा होता तो मैं यही लिखता, यहाँ पूछा क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब होता है ये मांग रहा है। युप, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या एक दफा सवाल वाली स्क्रीन लगा दूं? अनस अरब आंसर आया, असगर नेक्स्ट। अच्छा लास्ट पार्ट क्या, सॉरी। द स्पीड ऑफ p when it subsequently passes through O। अहमद असफर अमामा, क्या करें इस पार्ट में? subsequently passes through O यानी कि what? कहाँ जा रहे हैं हम? इंटीग्रेट एंड, हेलो सब कहाँ गए? अच्छा जी, find the speed of p when it is subsequently passes through O। find the speed of p, find t by equation of s, then put it in equation of p। क्या s हमारे पास है? यस, ये रहा। मैंने आपको बताया ये केस 4 है, अभी आज ही हमने पढ़ा कि द पार्टिकल पासिस थ्रू ओ, यानी कि जब दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जाएगा तो वो क्या करेगा, दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पास करेगा तो उसकी उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। इसका मतलब ये हो गया कि पार्ट 4। जी मिस। अच्छा, s इज इक्वल टू 0 करेंगे, ये बात समझ में आई? तो हमें पता चलेगा कि सब्सिक्वेंटली पासिस थ्रू ओ, कि जब वो वापस ओ से पास करा तो उसका टाइम क्या था, और फिर उस टाइम पे हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड का मतलब अगेन नेगेटिव इग्नोर करेंगे अगर आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, 0.0002 20 टी क्यूब। कोई मुझे टाइम बताएगा? एनीबडी प्लीज, प्लीज 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 प्लीज। 20 टी क्यूब माइनस टी 4/4, 80। थैंक यू अजीज भाई। 20 टी क्यूब माइनस टी 4/4 इज इक्वल टू 0, 80। अगेन प्रॉपर वर्किंग में एक टी 0 आएगा और एक टी 80 आएगा। देयरफॉर वेलोसिटी
वेलोसिटी एक्सप्रेशन क्या थी भाई? के 60t² माइनस टी क्यूब, 60t² माइनस टी क्यूब। अजीज भाई आंसर? लास्ट पार्ट दोबारा समझाता हूँ यहाँ पर। देखो पार्टिकल था मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पहले पार्ट में पार्टिकल मूव कर रहा था, द मैक्सिमम वेलोसिटी 6.4 और उस पर टाइम कितना था? टाइम 40। बिल्कुल समझो यहाँ पर टाइम 40 है, यहाँ उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी रीच हुई। फिर वेलोसिटी कम होती गई और फिर वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आ गया, यानी कि आई आर। यहाँ टाइम कितना था? यहाँ टाइम आया था 60 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे वेलोसिटी जीरो हो गई और हमें पता है कि इसके बाद पार्टिकल वापस आ रहा है। जब वापस आ रहा है तो वो जब वापस आ रहा है तो जो दोबारा से अपने इनिशियल पॉइंट से गुजरेगा, यानी यहाँ पर, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है और एक टाइम आएगा कि उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, दोबारा से जीरो हो जाएगी। एक तो स्टार्ट में थी, टाइम जीरो पे तो थी, दूसरी दफा कब होगी वो हमने टाइम निकाला 80 पे। और ये केस नंबर 4 है, उसमें यही तो लिखवाया था, उसकी हेडिंग तो पढ़ो। द पार्टिकल इज नेक्स्ट एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो टाइम 80 आ गया और 80 पे वेलोसिटी आपके पास आई। ये माइनस आ रही है प्लस आ रही है? माइनस आ रही होगी। देयरफॉर स्पीड पता नहीं, मुझे आप बताना। 25.6 मीटर पर सेकेंड माइनस आ रही है ना? क्योंकि स्पीड पूछा है तो हम माइनस हटा देंगे, एक मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम माइनस हटा देंगे। देर लग गई यार इस सवाल में। पहला पेज था, सेकंड पेज। वेल्स का इवेंट है, बेस्ट कॉलेज ऑफ द टाउन। वाह भाई। लास्ट पार्ट दिखा दे, ओके। ओहो मेहर भाई, ये कैसा सवाल किया आपने? क्यों किया ऐसा सवाल? क्या छाप लिया बिलाल हसनैन? अरमान भाई, दूसरा सवाल ढूंढो। इसको मैंने और ब्रेक किया हुआ है, जैसे 1.2.2 चल रहा है, 2.2 ए बी सी, इनको जल्दी करेंगे, इस पे टाइम लगा रहे हैं। ये सवाल अच्छा था, हाँ। पहला पेज, सेकंड, थर्ड। ये बच्चा स्क्रीनशॉट ले तो यहाँ मैसेज आना चाहिए यार, जैसे स्नैपचैट में होता है ना। क्यों हसन भाई, कैसा आइडिया है? जूम में भी ऐसा आ जाए। मैंने ईमेल की है वैसे जूम वालों को, सजेशन बॉक्स में। जैसे नेटफ्लिक्स पे होता है ना, मूवी देखते हो स्क्रीनशॉट लो, वो ब्लैक हो जाती है स्क्रीन।
मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी इंक्रीज कब करती है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी कब होती है? एएस का कॉन्सेप्ट है, एएस का। तला भाई, व्हाट आर यू स्पीकिंग? किसी भी फंक्शन को अगर हमें इंक्रीज करना, जैसे क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+5, इसका ग्राफ ऐसे है। अब ये हर दफा इंक्रीजिंग थोड़ी है, ये कब इंक्रीजिंग है, ये किस पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग है, आप बता सकते हो? क्योंकि क्वाड्रेटिक, जैसे अगर ये ग्राफ बन जा भाई, ये ग्राफ है, तो किस पॉइंट के बाद ये इंक्रीजिंग है? इस पॉइंट के बाद। मुझे पता है ये 2 है, इसके बाद ये इंक्रीजिंग है, और इससे पहले डिक्रीजिंग है। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? एएस के कॉन्सेप्ट अक्सर M1 में लाने की कोशिश करता है वो, एएस के। अबू बकर, बशीर, जहर भाई, कोई समझा सकता है कि यहाँ इंक्रीजिंग क्यों है, किस वजह से इंक्रीजिंग कहलाता है ये? ग्रेडियंट, यस हसन भाई, वेल डन। ग्रेडियंट जब पॉजिटिव होता है किसी फंक्शन का तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, और जब ग्रेडियंट किसी फंक्शन का नेगेटिव होता है तो वो डिक्रीजिंग कहलाता है। क्या ये बात हजम हो गई? जैसा नॉर्मल क्वाड्रेटिक्स में भी था, डिफरेंशिएशन एएस में भी था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। मेरे नोट्स में एक्चुअली लेक्चर एक सब हेडिंग होगी, अब देखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के नाम से एएस में। तो खैर, ये किसकी इक्वेशन है? वेलोसिटी की। 0.002 टी क्यूब माइनस 0.1, ये है क्यूबिक इक्वेशन। अब इसमें लिखा है द वेलोसिटी ऑफ पी इज इंक्रीजिंग व्हेन 0 से लेकर t1 एंड व्हेन t एंड द वेलोसिटी ऑफ p इज डिक्रीजिंग। सही, बड़ा मुश्किल है समझाना, बड़ा ध्यान देना। वेलोसिटी इंक्रीज कब होती है? इन शॉर्ट, मैंने अभी क्या समझाने की कोशिश करी, किसी भी फंक्शन की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैल्यू उससे ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग कब होगी? वेलोसिटी इंक्रीजिंग कोई एक ही सॉल्व करोगे आप। वेलोसिटी इंक्रीजिंग तब होगी जब वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन जो कि होती है एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 होगी। अभी यही तो समझाने की कोशिश करी। और वेलोसिटी डिक्रीजिंग कब होगी? वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी जब dv/dt इज इक्वल टू a लेस देन 0 हो। किसी भी चीज़ की इंक्रीजिंग वैल्यू उसे ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी की इंक्रीजिंग वैल्यू वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन यानी एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी। क्या यहाँ तक हजम हुआ कॉन्सेप्ट? तो मैं आगे बढ़ूँ। ओके गुड। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं। dv/dt इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0.006 t स्क्वायर माइनस 0.24 t प्लस 1.8। सही, ये एक्सप्रेशन आ गई। अब ये कौन सी एक्सप्रेशन है? ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी ये? ध्यान दो, जवाब दो, ये कौन सी इक्वेशन है? जी हाँ, मतलब ये एएस की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपसे टेस्ट कर रहा है। ऐसा M1 में बहुत होता नजर आएगा आपको। सवाल चला गया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे, तो अब आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब वो पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पढ़ाई तो बड़ी मेहनत से थी मैंने। ये है आपकी टाइम का ग्राफ और ये है आपका dv/dt यानी कि एक्सेलरेशन। तो कुछ अभी कहना क्या चाह रहा है समझना। द वेलोसिटी ऑफ पी इज इंक्रीजिंग व्हेन 0 से लेकर t1 एंड t2। इंक्रीजिंग वेलोसिटी कब होगी? जब
एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। कांस्टेंट कहाँ से है ये? माइनस था। ओह जी, ये माइनस है, ये मैंने। अब मेरी बात समझना, जैसे हमने पढ़ा इंक्रीजिंग का मतलब ये सारा रीजन व्हेन द ग्राफ इज अबव द एक्स एक्सिस। याद है कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये इसके अंदर? 20 को माइनस 4 इसी कहाँ से आ गया? ये है इंक्रीजिंग। लेकिन मसला क्या है कि आपने को जीरो पे रोकना है, जीरो पे रोकना ये बड़ा मसला है। ये है इंक्रीजिंग। इसी तरह से T2 से आगे इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऐसे देखो जहां ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है, अबव द एक्स एक्सिस का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वो कहलाएगा इंक्रीजिंग। और ये क्या चीज है? ये होगा जहां जहां एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वो कहलाएगा डिक्रीजिंग। समझ में आया? जब भी इसने देखो क्या लिखा है, T1 से लेकर T2 तक उसने खुद ही बताया कि डिक्रीजिंग है, इसलिए डिक्रीजिंग है। मैं ये समझाना चाह रहा। T1 से पहले इंक्रीजिंग है, लेकिन क्योंकि ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो टाइम नेगेटिव होता नहीं, जब भी उसको जीरो पे रोकना पड़ा। नॉर्मल एल्जेब्रा होता, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हम लेस देन T1 करते। समझ में आया? बल्कि सिर्फ पॉजिटिव है, ऊपर भी आपने नेगेटिव करा था। किधर? तुम उल्टा बता रहे हो मेरे को यार, ये छोड़ो ना, ये तुम अब सही है। वो तो बात की बात है, पहले कॉन्सेप्ट तो समझो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है क्या। लेकिन आप सही कह रहे हो, वो प्लस 1.8 ही है। तो सर अभी आएगा कैसे सर? सर तो हम एक्सप्रेशन को जीरो कंसीडर करके T1 और T2 निकाल लेंगे। जी बिल्कुल सही। अब आप क्या करो, अब आप निकालो T1 और T2 नॉर्मल इक्वेशन समझ के। बिल्कुल सही आपने कहा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व करना है तो वैसे कर लो। इसी को अब आप तो कैलकुलेटर में पुट करोगे, मुझे पता है। टी स्क्वायर माइनस 0.24 डिवाइड बाई 0.006 40t प्लस 1.8 डिवाइड बाई 0.006 300 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो टाइम आएंगे, जो छोटा वाला टाइम है वो T1 है, जो बड़ा वाला टाइम है वो T2 है। क्या कहते हो? सॉल्व किया किसी ने? समझ में आ रहा है? थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल था। कल ऑफ है ना? मैसेज आया है कॉलेज से? तो ये आ गया t इज इक्वल टू 10, ये हो गया T1 इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 30, यानी कि T2 आ गया 30। अब सवाल ऊपर जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 एंड द डिस्टेंस OP। अब आपको बताना नहीं है, मतलब T1 T2 निकाल के लिख लिया, लेकिन मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि अगर मैं इंक्रीजिंग को डिफाइन करता, ये करना नहीं है आपको। अगर मैं इंक्रीजिंग को डिफाइन करता तो कैसे करता? मैं इंक्रीजिंग को डिफाइन करता ऐसे, जीरो से लेकर टाइम T1, और वही ग्राफ से समझा रहा। ये सारा ग्राफ इंक्रीजिंग है क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और ये, लेकिन यहाँ टाइम में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जीरो से बिलो नहीं जा सकते, तो हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। एंड t इज ग्रेटर देन 30। ये चीज इसने ये लिखी जो कि थोड़ी कंफ्यूजिंग सी थी, लेकिन मेरे ख्याल से वैल्यू आने के बाद शायद आपको थोड़ा और क्लियर समझ में आ जाए। और अगर डिक्रीजिंग का पूछता है इनइक्वालिटी, तो डिक्रीजिंग है व्हेन द एक्सेलरेशन ग्राफ इज बिलो द एक्स एक्सिस, और वो क्या है? वो ये सारा रीजन है विच इज बिटवीन T1 एंड T2, जो कि इसने ऐसे लिखा। और हमारे हिसाब से क्या आ रहा है? यही आ रहा है। 10 से लेकर ऐसे पढ़ोगे वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, ऐसे पढ़ोगे तो ये डिक्रीजिंग, इन वैल्यूज के लिए डिक्रीजिंग, उन वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग, सिंपल सी बात। और क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। अब आराम से छाप लो, एंड डिस्टेंस OP व्हेन T इक्वल्स टू T2, और इसको इंटीग्रेट करके टाइम की जगह पे 30 पुट करो, मुझे वैल्यू बताओ।
किसी का आए आंसर तो बताए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। सेकंड पेज आपका था जी जी। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन आपकी किसकी आएगी, इंटीग्रेशन आएगी 0.0020.002 टी क्यूब माइनस 0.02 टी स्क्वायर प्लस 1.80। चेक करना कुछ मिस्टेक करूँ बताना, प्लस 5 टी टी, तो आपके पास आ रही है 0.002 टी 4/4 अपॉन 3 प्लस 1.8 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 टी प्लस सी। सारे शुमैल आंसर बताओ। क्यों लिखा है? इसके अंदर क्या करना है, कुछ नहीं, टाइम पुट कर दो 30, आंसर आ जाएगा, बस खत्म होगी बात। चल भाई आंसर सी क्या होगा, सवाल में कुछ मेंशन है, पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओ वेलोसिटी 5, टाइम 0 पे वेलोसिटी 5 है, नजर आ रहा है, एंड कुछ नहीं है, इसका मतलब टाइम 0 पे सिंस t is equals to 0, s is equals to 0, therefore c is equals to 0। यामीन आंसर, यासिर किसी का आंसर नहीं आया यार, क्या हो गया। सिर्फ टाइम 30 पुट करो, वैल्यू बताओ। 285 फौजा सिनान, थैंक यू। देखते हैं s is equals to 0.002 अपॉन 4, तेज गाने चल रहे हैं बाहर, 4 माइनस 3030 का क्यूब 30 का स्क्वायर पक्का ना, मैं डायरेक्ट आपके भरोसे पे लिख रहा हूँ। 285 मीटर गुड, वेल डन। कॉपी हो जाता बताओ। मैंने इसकी हसन फाइल अपलोड कर दी है पास पेपर्स की।
सर दोबारा दोबारा पूरा सवाल बताइए। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक दफ़ा, जब मैं अपलोड करूं कंफ्यूज ना हो जाओ। 2.1 यूनिफॉर्म था, उसके हमने ये सवाल किए थे, ये यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन, ये मैंने अपने हिसाब से ब्रेक किया हुआ। फिर इसके अंदर सेकंड केस था जिसमें आपको ग्राफ बनाने थे, उसका ही मैंने आपको सवाल कराया। अब हेडिंग देखो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैंने नहीं कराया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये था स्केचिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये मैंने अपने हिसाब से ब्रेक किया हुआ। इसका मैंने आपको ये वाला सवाल कराया था, ये 2.1 बी मैंने उसको डिवाइड किया, इसमें ग्राफ नहीं बना हुआ, आपको ग्राफ बनाना है। फिर एक केस मैंने आपको कराया था जो इस हेडिंग से था, जिसे कहते थे कन्वर्टिंग ग्राफ, उसका मैंने आपको सवाल कराया था। कौन सा वाला मैं आपको दिखाता हूँ, कौन सा वाला, ये वाला। इसमें हमने ग्राफ कन्वर्ट किया था, यानी कि वीटी ग्राफ से हम एसटी ग्राफ के ऊपर गए थे। तो ये तीन चीजें से हमारा यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट होता था। फिर हमने स्टार्ट किया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसकी थ्योरी के बाद हमने ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट की है जिसकी हेडिंग है 2.2 ए। तो ये मैंने अगेन अपने हिसाब से डिवाइड किया हुआ, सब में रहेगा तो 2.2 बी सी, सब में एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, जो कि वही चार केसेस पे बुनियादी बातें हो रही। बस अपने हिसाब से इसको मैंने डिवाइड करता चला गया। जैसे अगला केस क्या होगा जिसके अंदर दो दो इक्वेशंस हो, जैसे वेलोसिटी की दो इक्वेशन नजर आ रही है, यहाँ भी दो नजर आ रही है, यहाँ तीन नजर आ रही है, मोर देन वन इक्वेशन हो तो क्या करेंगे। अब मैं वापस उधर चला जाऊँ, पहला पेज, बस बाकी लोग जा सकते हैं, उन्होंने नहीं कॉपी किया वो। और सेकंड पेज सही है भाई, अनस भाई कॉपी हो गया। ग्राफ्स का मतलब, डू वी हैव ग्राफ इन आवर सिलेबस का मतलब, स्केचिंग, यस है, स्केचिंग बिल्कुल है, P3 में भी है और इसमें भी है, राइट है।